अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। कैश सेटल्ड मैंने स्टार्ट किया था है? नहीं, कैश सेटल्ड अच्छा 4 दिन बहुत होते हैं भूलने के लिए। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं और शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में गुड्स सर्विसेज लेने वाला एंट्री कर रहा है। अच्छा, अब जो गुड्स सर्विसेज ले रहा है, जनरल क्राइटेरिया ये है कि जब गुड्स सर्विसेज मिलेंगी तो एंट्री होगी। एसेट या एक्सपेंस डेबिट, और अगर इक्विटी सेटल्ड है तो इक्विटी क्रेडिट, और अगर कैश सेटल्ड है तो लायबिलिटी क्रेडिट। लायबिलिटी क्यों क्रेडिट? क्योंकि कैश पे ये करना है, लायबिलिटी क्रेडिट। फिर इक्विटी सेटल्ड में आगे डिटेल ये पड़ी थी कि जो गुड्स सर्विसेज ली जा रही हैं उस अमाउंट से एंट्री होगी, और अगर उनकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 3 चीजें थी, या तो शेयर्स फॉरन इशू हो जाएं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है, शेयर ऑप्शंस फॉरन इशू हो जाएं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है, या फिर शेयर्स या शेयर ऑप्शन इशू करने का वादा हो जाए तो वो जो वादा है वो पर्ची शेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है। फिर रिकग्निशन क्राइटेरिया ये था कि अगर तो फॉरन के फॉरन शेयर्स या फॉरन के फॉरन शेयर ऑप्शन इशू हो गई तो ये था कि इमीडिएटली वेस्ट। तो एक्सपेंस फॉरन डेबिट, इक्विटी या शेयर इशू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, शेयर ऑप्शंस इशू हो रही हैं तो शेयर ऑप्शंस क्रेडिट, जैसे ही सर्विसेज मिली। लेकिन अगर नहीं फॉरन इमीडिएटली। और दूसरा था कि वेस्टिंग कंडीशन है। वेस्टिंग कंडीशन 2 तरह की थी, सर्विस कंडीशन जिसमें एक टाइम लिमिट लगाई गई है, परफॉर्मेंस कंडीशन जिसमें एक टाइम लिमिट के साथ साथ परफॉर्मेंस भी है। अगर सर्विस कंडीशन है तो जितना सर्विस पीरियड है उस पर फैला देंगे एंट्री को, और अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तो फिर भी कोई ना कोई पीरियड तो होगा, उस पीरियड पे फैला देंगे। और इस सारे पीरियड में कैलकुलेशन में ये चीज बार बार चेक होती रहेगी कि कितने लोग फाइनली कामयाब होंगे, और उसका तरीका ये है कि हर साल के एंड पे हम अपडेटेड एस्टिमेट लेंगे उन लोगों का जो अल्टीमेटली कामयाब होने वाले हैं। फिर इसकी अमाउंट की बात की थी इक्विटी सेटल की, तो उसकी अमाउंट ये थी कि अगर तो गुड्स और फेयर वैल्यू सर्विसेज की पता है तो बस ठीक है पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू पता है तो बस ठीक है पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड था। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से पहले जितनी बात की उसमें किस दिन की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू, अगर एम्प्लॉय की सर्विसेज है तो ग्रांट डेट, और अगर कोई और गुड सर्विसेज हैं तो उस दिन की फेयर वैल्यू। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो फिर हर ईयर एंड पे और फाइनली सेटलमेंट पे उसको अपडेट करेंगे, और जो गेन लॉस है वो भी P&L में, चाहे वो P&L में किसी और नाम से चला जाए, चाहे एम्प्लॉय कॉस्ट के नाम से चला जाए। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन की थी। मॉडिफिकेशन में या तो एम्प्लॉय खुश होगा या कंपनी खुश होगी। अगर एम्प्लॉय खुश होगा तो जो पहले हो रहा था अब हम चेंज 3 तरह की कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और दे दें, या फिर हम एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर दें, या फिर वेस्टिंग कंडीशंस में चेंज कर दें। अगर एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर दी तो जो पहले हो रहा था वो वैसे ही होता रहेगा, जो उस वक्त मॉडिफिकेशन डेट पे प्राइस चेंज हुई है उसका इफेक्ट अब ऑनवर्ड एक्सपेंस बनेगा। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट्स और बढ़ा दिए तो जितने इंस्ट्रूमेंट्स और बढ़ा दिए जो पहले चल रहा था वो चलता रहेगा, और जितने इंस्ट्रूमेंट्स अब और बढ़ा दिए तो उस दिन से लेके उनकी उस वक्त की फेयर वैल्यू ओवर द पीरियड एक्सपेंस बन जाएगी। और अगर वेस्टिंग कंडीशंस में चेंज कर दी तो जो हमने पहले ओरिजिनल टोटल लिया हुआ था अब उसकी जगह पर रिवाइज्ड वाला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो फिर अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ानी है तो कोई लिफ्ट नहीं कराएंगे, पीरियड बढ़ाना है तो कोई लिफ्ट नहीं कराएंगे, और अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उससे वापस लेने हैं तो कैंसिलेशन की तरह ट्रीट करेंगे। कैंसिलेशन क्या थी? अगर तो कैंसिलेशन हो रही है बस तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जितना एक्सपेंस अभी बनना था पहले वो सारा का सारा फॉरेन एक्सपेंस बन जाएगा,
और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का जो अब अपडेटेड बैलेंस है वो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर सेटलमेंट भी हो रही है तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब जितना कैश दिया जा रहा है अगर वो उस वक्त की फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो P&L, और अगर कैंसिलेशन है और रिप्लेसमेंट है, नए इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो मुझे भी भूल गया। तो पुराने वाले कैंसिल हैं? नहीं, पुराने वालों की हम ऐसे अकाउंटिंग करेंगे जैसे मॉडिफिकेशन की कर रहे थे। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि वो जो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन डेट पे फेयर वैल्यू लेनी थी, अब वो फेयर वैल्यू लेते हुए जो पैसे दिए जा रहे हैं उस ओरिजिनल की फेयर वैल्यू में से वो पैसे माइनस कर लेंगे और फिर नई पर्ची और उस पुरानी पर्ची की डिफरेंस को हम फेयर वैल्यू मजीद एक्सपेंस कहेंगे। ये अब तक पढ़ा था और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जितने मैंने कराए थे वो IAS की ओरिजिनल एग्जांपल्स, उनको बस सवालों की शक्ल दिया हुआ था। पेज नंबर 10, कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड की मिसाल ऐसे है कि हमने एम्प्लॉइज को कहा कि तुम्हें देंगे तो कैश ही, लेकिन 2000 शेयर्स की 4 साल बाद जितनी कीमत होगी उतना तुम्हें कैश मिल जाएगा। एम्प्लॉय को कैश ही देना है, लेकिन कितना कैश देना है वो अमाउंट अभी नहीं तय की। उस अमाउंट को लिंक कर दिया गया शेयर की प्राइस के साथ। यानी इक्विटी सेटल्ड होता अगर एम्प्लॉय को कहते कि 4 साल नौकरी कर लो तो तुम्हें बाद में हम 2000 शेयर दे देंगे, इक्विटी सेटल्ड है। और अगर एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि तुम 4 साल नौकरी कर लो, फिर 2000 शेयर्स की जो मार्केट वर्थ होगी उसके बराबर तुम्हें कैश दे देंगे, तो ये कैश सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन इस IAS में इसलिए फॉल करेगा क्योंकि लिंक वो शेयर्स के साथ कर रहा होगा। ये था कैश सेटल्ड। अब इसके अंदर तकरीबन वैसी सी ही अकाउंटिंग है जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू में थी। यानी जो हम सर्विसेज या गुड्स ले रहे हैं, अगर तो वो फौरन के फौरन मिल गई और फौरन के फौरन कैश देना, अच्छा कैश फौरन देना नहीं, कैश तो शायद कुछ दिन बाद ही देना होगा, लेकिन मजीद कोई मेहनत नहीं लेनी उससे, तो उसको कहा जाएगा वेस्ट इमीडिएटली। तो फौरन के फौरन एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन अगर बिल्कुल वो इक्विटी की तरह कुछ वेस्टिंग कंडीशन हुई, बिल्कुल वही है, तो फिर ओवर द पीरियड। लेकिन इसमें और इक्विटी सेटल्ड सादे वाले में फर्क ये है, बिल्कुल वही वेस्टिंग कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें और सादे वाले इक्विटी वाले में फर्क सिर्फ इतना है कि जो सादा वाला इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड था उसमें वैल्यू कौन सी लेते थे? वही पहले दिन वाली, उसको बार बार अपडेट नहीं करते थे। लेकिन कैश सेटल्ड में बार बार अपडेट किया जाएगा, हर साल के एंड पे भी अपडेट किया जाएगा और फाइनली सेटल करते हुए भी अपडेट किया जाएगा। बाकी सारी बातें वही इक्विटी सेटल जैसी हैं, ओवर द पीरियड, वेस्टिंग कंडीशन, सर्विस कंडीशन है कि परफॉर्मेंस कंडीशन है। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है तो मार्केट वाली है या अदर है। अगर मार्केट वाली है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ फेयर वैल्यू निकालने में होगा, और अगर सादी बार सर्विस कंडीशन है तो जो टाइम पीरियड है उस पर फैला देंगे। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है अदर देन मार्केट कंडीशन तो एक्सपेक्टेड पीरियड पे फैला देंगे। बिल्कुल सारा कुछ वही है जो इक्विटी सेटल में पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि कैश सेटल्ड में हर ईयर एंड पे भी और फाइनली सेटलमेंट डेट पे भी फेयर वैल्यू को अपडेट करना है। और वहां पर एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कर रहे थे, यहां पर एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट कर रहे होंगे। पेज 10 सारा पढ़ लें, पेज 10 सारा पढ़ लें। ये जो पहली ही लाइन में शेयर एप्रिसिएशन राइट्स लिखे हुए हैं, मिसाल ये वही है जो मैंने भी बताया था कि एम्प्लॉय को हमने एक पर्ची लिख दी कि अब तुम्हारा हक है कि इतने अरसे मेहनत करने के बाद शेयर्स की जितनी कीमत होगी उतना तुम्हें कैश मिल जाएगा। इस कैश देने के वादे, इस कैश देने की पर्ची को शेयर एप्रिसिएशन राइट्स कहते हैं। और या फिर उनको पर्ची देने की बजाय शेयर्स ही दे दें और उनसे कहा हो कि जब भी चाहे तो ये शेयर्स हमें वापस करके पैसे ले लेना। तो ग्रांटिंग शेयर्स यानी शेयर्स ही दे देना, दैट आर रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब वापस करके वो पैसे लेंगे हमसे, चाहे उनसे ये तय किया हो कि ये शेयर्स ले लो और तुम्हारे पास हक है कि तुम चाहो तो वापस कर देना 2 साल बाद, या फिर लाजमी 2 साल बाद वापस हो ही जाएंगे। इन एनी केस वो शेयर्स दे रहे हैं एम्प्लॉय को, लेकिन अल्टीमेटली कैश ही देना है। तो ये कॉमे के बाद दूसरी एग्जांपल है। पहली एग्जांपल वो पर्ची है जो एम्प्लॉय को दी है और उस पर्ची पे लिखा हुआ है कि इतने साल के बाद इतने शेयर्स की कीमत के बराबर तुम्हें कैश मिल जाएगा। इस पर्ची का नाम शेयर एप्रिसिएशन राइट्स है। और दूसरी मिसाल ये है कि उसको शेयर्स ही दे दें और साथ ये शर्त लगा दें कि इतने साल के बाद तुम शेयर्स वापस कर देना, या तो लाजमी या फिर जब तुम्हारा दिल करे, और हमसे पैसे ले लेना। ये दूसरी मिसाल है। इन दोनों मिसालों के अंदर कैश जाना है अल्टीमेटली हमारी जेब से, तो इसलिए ये कैश सेटल्ड की मिसालें हैं। बाकी ये पेज 10 सारा पढ़ लें। ये वेस्टिंग कंडीशंस वाली बिल्कुल वैसी सी बात की हुई है, वही मैंने मेनली यहां पर दोबारा कॉपी कर दी है। शेयर एप्रिसिएशन राइट जो है ना, वो एम्प्लॉइज को पर्ची देना है और उस पर्ची पे लिखा हुआ है कि तुम 3 साल यहां नौकरी कर लो, उसके बाद
1000 शेयर्स की कीमत के बराबर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नहीं, तब उस वक्त शेयर्स जितने भी होंगे ना, तुम्हें उस वक्त शेयर्स तो नहीं मिलेंगे, बस उनकी जो कीमत बनती होगी वो पैसे ले लेना। तो और क्या? हाँ, क्यों P&L में क्यों नहीं जा सकता? क्या क्या क्या? हाँ, तो उसका डेबिट किधर जा रहा है? तो एम्प्लॉय को, हाँ हाँ, अच्छा, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं देखेंगे हैं? हाँ, जनरल क्राइटेरिया में नहीं कहा था मैंने, इक्विटी सेटल्ड में कहा था। क्यों नहीं है? कैश सेटल्ड हम अगर प्लांट खरीद रहे हैं तो उसके बदले ये शेयर एप्रिसिएशन राइट्स दे सकते हैं। हाँ जी, सवाल पूछा एक स्टूडेंट ने कि जब इक्विटी सेटल्ड पढ़ रहे थे तो वहां ये पढ़ा था कि प्रायोरिटी है गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू। अगर वो ना पता हो तो फिर इक्विटी सेटल्ड की फेयर वैल्यू। कैश सेटल्ड में ऐसा पेज 10 पे क्यों नहीं लिखा हुआ? हाँ, नहीं, इक्विटी सेटल में हमारी प्रायोरिटी गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू होती थी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू? गुड सर्विसेज की। तो यहां पर गुड सर्विसेज की क्यों बात नहीं की है? हाँ, क्योंकि बचपन की अकाउंटिंग से अब तक जितना भी पढ़ा है ना, जो चीज हम खरीद रहे होते हैं वो कितने पे रिकॉर्ड हो रही होती है? क्या होती है कॉस्ट है? जितना हमारे पास से जाना होता है, फेयर वैल्यू कंसीडरेशन गिवन। ये बचपन से अकाउंटिंग जो भी पढ़ी आपने, IAS 2 है, IAS 16 है, 38 है, कोई भी चीज खरीदते हुए हम अपनी कॉस्ट उसको कहते हैं कि हम क्या पे कर रहे हैं। तो अभी हमारी जेब से कैश जाना है। अच्छा, वहां पर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू को प्रेफर क्यों किया था इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड से? क्योंकि हमारी जेब से पैसे नहीं जाने होते थे, हमारी जेब से पैसे नहीं जाने होते थे। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू इतनी कोई ज्यादा हम प्रेफर इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो तो अदर मार्केट फैक्टर्स की वजह से प्राइस कम ज्यादा हो सकती है। देखिए मेरी बात दोबारा सुने, जब हम गुड सर्विसेज ले रहे हैं तो उनकी कॉस्ट, बचपन की बात कर रहा हूं, वो होनी चाहिए कि हम पे क्या कर रहे हैं उसके लिए। अगर हम एक फ्रिज खरीद रहे हैं, मार्केट में 50,000 का मिलता है, हमें 52,000 का मिल रहा है, तो हम 52 के रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारे पास से 52 जा रहा है। जब शेयर्स वाली ट्रांजैक्शन आ गई, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, तो फिर हमने अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू को प्रेफर कर लिया तो वो मार्केट के हालात की वजह से भी तो कम ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए वो सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी। और पैसे तो नहीं ना जेब से जाने, तो इसलिए प्रेफरेंस होती है कि जो मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू। नहीं पता तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू लेते हैं। लेकिन अब कैश सेटल्ड में हमारी जेब से कैश जाना है, तो जब जाना ही कैश है तो फिर वही प्रेफर होना चाहिए कि हमारे पास से क्या जाना है। तो इसलिए कैश सेटल्ड के अंदर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू का मसला नहीं है, जितने पैसे जाने हैं वो। पेज 10 सारा पढ़ लें, फिर सवाल देखते हैं। ये वेस्टिंग कंडीशंस वाली वही बातें छापी हुई मैंने। वही बातें छापी हुई तो पढ़ने की भी क्या जरूरत है ना? आगे चलते हैं। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू मेजर कर सकते हैं और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि दोनों की वैल्यू इक्विटी सेटल्ड पूछ रहे हैं ना, तो दोनों की मेजर करें और जो डिफरेंट है उसे P&L में लिखें। इस तरह हम एसेट की वैल्यू को ओवरस्टेट भी तो कर सकते हैं। अगर इक्विटी सेटल्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को ध्यान है। ओवरस्टेट से क्या मुराद है? एसेट की वैल्यू ओवरस्टेट से क्या मुराद है? तो हमने कुछ गुड्स या कुछ PPE लिया है, कुछ उसकी वैल्यू है 100, लेकिन हम तो जब उसकी वैल्यू है तो फिर है, लेकिन तो हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर रहे हाँ। हैं, वो कर उसकी वैल्यू बढ़ गई है 110। तो हमें शेयर कैपिटल में 110 क्रेडिट करना चाहिए, ऐसा 100 से कैपिटल और 10 P&L में लेके। क्यों ऐसा क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? हाँ। नहीं, तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है
तो उसको अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर उस वैल्यू पे करती है जो उन शेयर्स की मार्केट वर्थ है। जब भी शेयर इशू होंगे उनकी अकाउंटिंग उसी पे होगी जो उसकी मार्केट वर्थ है। नहीं, वो तो साथ प्रीमियम भी आ सकता है, लेकिन जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट उतने पे होना चाहिए जितनी मार्केट वैल्यू है। बचपन की अकाउंटिंग में कभी राइट शेयर इशू की अकाउंटिंग पड़ी तो राइट शेयर्स कितने से एंट्री होती है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, कितने से? हाँ, तो मार्केट वैल्यू को तो हम लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते ना वहां। तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू को खास लिफ्ट नहीं कराई जाती। ये वैसे थोड़ा सा जल्दी हो गया सवाल, मैंने आपको IAS 32 पढ़ाना है, बल्कि आप IAS 32 नाम क्या लेना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाना है। वो बहुत मिक्सचर है सारा कुछ, तो उसमें ये बात होगी। लेकिन खैर है, अभी बता देता हूँ, बाद में पता नहीं याद रहेगा ना याद रहे, क्योंकि ऐसी एक एक्स्ट्रा सी बात है। एक सवाल पूछा है स्टूडेंट ने कि जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड इशू कर रहे हैं गुड सर्विसेज के अगेंस्ट, तब भी हम गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों ना इक्विटी की फेयर वैल्यू को प्रेफर कर लें? तो इक्विटी की फेयर वैल्यू कभी भी हमारा मकसूद नहीं होता, क्योंकि अगर हमने बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, 3 चीजें, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स में एसेट्स को फेयर वैल्यू पे अपडेट करवाया जा रहा होता है, कभी रिवैल्यूएशन मॉडल के नाम पे, कभी फेयर वैल्यू मॉडल के नाम पे, कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे हम तो उसमें फेयर वैल्यू हो रही होती है। मुख्तलिफ लायबिलिटीज के स्टैंडर्ड्स भी उनको कहीं ना कहीं अपडेट करवा रहे होते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज निकलवा रहे होते हैं। अगर इक्विटी की भी फेयर वैल्यू निकालना शुरू कर दें तो वो बैलेंस शीट टैली नहीं रहेगी। क्यों नहीं टैली रहेगी? क्योंकि तीनों चीजें अपने अपनी सिमत में जा रही होंगी, तो बैलेंस शीट टैली कैसे रहनी है? तो इक्विटी की डेफिनेशन ही यही होती है, डेफिनेशन नेट एसेट्स, कि जो बचा वो इक्विटी है। तो अब एसेट्स और लायबिलिटीज पे अपने अपने आईएस लगते हैं और जो बचता है वो इक्विटी होती है, क्योंकि एसेट्स के ऊपर आईएस लगा रहे होते हैं, फेयर वैल्यू अपडेट हो रही होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या है, इक्विटी है। फेयर वैल्यू अपडेट हो रही होती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू रिजर्व, इक्विटी है। तो इसलिए इक्विटी को नहीं हम फेयर वैल्यू पे अपडेट करने की कोशिश करते, वरना तो बैलेंस शीट आउट हो जानी है। तो इसलिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना को प्रेफरेंस नहीं है, वो तो मजबूरी हो गई थी पिछले दफा कि गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, तो अब क्या करें, मजबूरन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू लेते हैं, वरना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू लेना प्रेफरेंस नहीं होती, वरना बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। पेज 10 पढ़ लिया? मेनली एम्प्लॉय से रिलेटेड ही होता है। अगर नहीं, अगर हमने अपने सवाल यह है कि जो केस 1 है वेस्ट इमीडिएटली, तो फिर ये क्या सिर्फ एम्प्लॉय के केस में होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हमारी एक लॉयर फर्म हमारे पैनल पे है और हमारे सारे लीगल हमारा वो एडवाइजर है। अब उस लॉयर फर्म को हम हर साल फीस पे करते हैं, कोई खास बड़ा केस आ जाए तो उसकी अलग फीस देते हैं। अब पिछले को 2, 4, 6 महीने में उन्होंने बड़े जबरदस्त केसेस हमें जितवाए, तो मैनेजमेंट ने खुश होकर उनको कहा कि जी हम तुम्हें ना तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश होके तो तुम्हें इतने शेयर्स का राइट देते हैं, तुमने बहुत खिदमत की हमारी। तो अब ये जो उनको SARS मिल रहे होंगे, शेयर एप्रिसिएशन राइट, SARs मिल रहे होंगे, तो ये SARs उनकी मजीद नई खिदमत पे मिल रहे होंगे जो उनसे और लेनी, पुरानी खिदमत पे है ना। ये है केस 1 कि जो हम उनको SARs दे रहे हैं वो वेस्ट इमीडिएटली, तो जरूरी नहीं है एम्प्लॉइज। पेज 10 से आगे बढ़ना चाह रहा हूं मैं, बढ़ नहीं पा रहा, पता नहीं क्या वजह। हाँ जी चले कैश सेकंड में जो सेकंड, अगर ये सिनेरियो इस तरह का होते वो हमारी सब्सिडी है वो। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको और पहले बता दूं, ये ना अभी मैं मॉडिफिकेशन भी पढ़ाऊंगा तो उसमें एक केस ही है, 2 केस हैं गालिबन। उसमें आप एज ए स्टूडेंट ये सवाल कर सकते हैं कि अच्छा अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो ये जो आईएएस बनाए जाते हैं ना, ये इंसान की सोच की एक्सट्रीम नहीं टेस्ट की होती कि जो जो इंसान सोच सकता है वो सब आईएएस में लिख दें। नहीं, आईएएस बनाए जाते हैं जो दुनिया में हो रहा होता है उनकी अकाउंटिंग के लिए। तो जो दुनिया में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको कवर करने के लिए आईएएस में रूल्स बनाए होते हैं। तो जो आप अगर ये पूछेंगे सर अगर ऐसा होता तो वो जो अगर ऐसा वो होता ही नहीं होगा दुनिया में, तभी आईएएस में नहीं लिखा हुआ, तभी स्टैंडर्ड अपडेट भी होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड बनाए होते हैं ना, ये स्टूडेंट के लिए दिमाग सोच के नहीं बताया कि क्या क्या हो सकता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा तो क्या होता, ये सोच के स्टैंडर्ड नहीं बनाए होते। तो ऐसे स्टैंडर्ड में आपको केसेस मिलेंगे कि अगर ऐसा होता तो उसका तो जवाब ही नहीं है, तो दुनिया में हो ही नहीं रहा होता होगा इनफैक्ट। तो इसलिए इसमें आपके अगर से पहले मैं बता रहा हूं कि आईएएस के अंदर मेनली वही चीजें लिखी होती हैं जो हो रही होती हैं दुनिया में। अगर हम खुद से सोचें कि ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, तो अगर वो भी दुनिया में होने लग जाएगा तो आईएएस में वो भी इम्प्लीमेंट आ जाएगी। अब पूछिए क्या अगर कह रहे था।
पूछ ले यार, पूछ ले। अगर सब्सिडरी शेयर इशू कर रही है अच्छा। तो लेकिन इनकी अच्छा, बाकी लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 पढ़ लें। हाँ जी। अरेंजमेंट इस तरह किया कि जो पेरेंट कंपनी है जब वो इंप्लॉय सर्विस छोड़ के जाएगा तो जो पेरेंट है वो उसके शेयर को रीसप्लेस कर देगा, तो ये कैसे ऐसे में आएगा या इसके अभी ब्रेक में पूछा, मैं मुझे भी बात समझ नहीं सका, मैं उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं सका। अभी ब्रेक में पूछना हो सकता है आप एक सॉलिड बात कर रहे हो, अगर मैं समझ पाया तो मैं बाकियों से भी जरूर शेयर कर लूंगा। अभी ब्रेक में पूछ लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 पढ़ लें, बल्कि पढ़ के लें, कर लें, आप लोग कर लें, क्योंकि बिल्कुल ये इक्विटी की तरह है, ओवर द पीरियड फैलाना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो क्लोजिंग बैलेंस में हम वो ब्रैकेट में रुपए ले रहे होते थे, क्लोजिंग बैलेंस में नंबर ऑफ मुलाजिम हर एक को कितने मिलेंगे इनटू रुपए कौन से, वो पहले दिन वाले ले रहे होते थे। अब क्या करें, अब ईयर एंड वाले ले रहे हो। जिस तरह बिल्कुल इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सवाल सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा। क्वेश्चन 12 आप लोग ही कर दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 आप लोग अभी कर दें। अच्छा, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू को देख के ना हैरान परेशान हो, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको देखें। इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? जो कैश पे किया, जो अल्टीमेटली कैश पे किया है वो है। क्या हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पे होगी? नहीं, कोई भी फार्मूला लिखा हो सकता है। हमें तो वो चाहिए जो कैश पे किया। ईयर 1 के एंड पे टोटल एम्प्लॉइज कितने? 500। उन 500 में से ईयर 1 के दौरान छोड़ गए 35 और मजीद उम्मीद है तो टोटल 95 छोड़ जाएंगे, तो 405। हर एक को कितनी पर्चियां दी हैं? 100। और अब ईयर एंड पे खड़े हैं तो पर्ची की फेयर वैल्यू 14.1/3। इसी तरह से हर साल जैसे पहले इक्विटी पे करते थे,
और वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जो सवाल किया था उसमें जब सेटलमेंट हो रही थी तो उसको यहां डेबिट साइड पे लिख रहा था। क्वेश्चन 12 पूरा है? नहीं, जब फाइनली सेटल होगा, जैसे तीसरे साल में कुछ एम्प्लॉइज ने कैश ले लिया तो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? बात इंट्रिंसिक की नहीं है, बात यह जितना कैश दे रहे हैं तो वो कैश कितना दे रहे हैं वो हमने उनसे पर्ची पे फार्मूला तय किया हुआ है कि जो उस वक्त की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो कैश देंगे। जब एंड होगा तो अभी भी यही कर रहे हैं, अभी भी यही किया है। 500 टोटल लोग हैं, ईयर 1 में 35 छोड़ गए। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट अ फर्दर 60 विल लीव। हाँ, ईयर 1 में 35 छोड़ गए, ड्यूरिंग ईयर 1 35 एम्प्लॉइज लीव। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट अ फर्दर 60 विल लीव ड्यूरिंग ईयर्स 2 and 3। तो ईयर 1, 2, 3 में मिला के टोटल कितने छोड़ जाएंगे? 95 ना, तो 500 में से 95 माइनस कर दी। अब भी हम यही रहे हैं कि एंड पे कितने कामयाब होंगे। ईयर 2 गुजरा, ईयर 1 में कितने छोड़ गए थे? 35। ईयर 2 में मजीद छोड़ गए तो 2 साल में 75 तो छोड़ गए। एंटिटी एस्टिमेट्स के तीसरे साल में 25 और छोड़ जाएंगे, 100। तो ईयर 2 की कैलकुलेशन करते हुए हम 400 लोग ले रहे होंगे। और ईयर 3 में फाइनली 20 और छोड़ गए, यानी 35, 40 और 22 सॉरी। तो फिर हम लोगों ने तीसरे साल में 403 लोग लेने। करेंगे वो यही नहीं, 5वें साल के एंड पे वो तो सेटल हो गया ना सारा, वही वाला 25 रुपए। ईयर 1 में सीडी कितना आ गया? 1944, यही बन गया एक्सपेंस। ये बन गया ईयर 2 का बीडी, ईयर 2 का सीडी। अब कितने लोग हैं ईयर 2 के एंड पे एक्सपेक्टेड? 400 इंटू 100 पर्चियां, और अब ईयर एंड पे फेयर वैल्यू है 15.5 इंटू 2/3। 413,333 218,933। ईयर 3 में बीडी 413 बहुत सारे 3 और सीडी। अच्छा, अब ईयर 3 में देखें तो 403 तो अल्टीमेटली हैं, लेकिन उनमें से कोई कैश भी ले गए ईयर 3 में कि नहीं? 150 लोग ले गए कैश। तो अब सीडी बैलेंस में 403 लोग नहीं होंगे। देखें सीडी बैलेंस ईयर 3 का, अगर टोटल 500 लोगों में से देखें तो 35 लोग छोड़ गए ईयर 1 में, 40 लोग ईयर 2 में छोड़ गए, 22 लोग ईयर 3 में छोड़ गए, तो टोटल 403 रह गए। उनमें से 150 लोग कैश ले गए, तो अब उनकी दोबारा थोड़ी लायबिलिटी बनेगी। तो सीडी बैलेंस जो लायबिलिटी का निकलेगा वो 403 में से 150 माइनस करके निकलेगा, इंटू 100 पर्चियां, इंटू उस वक्त फेयर वैल्यू कितनी और इंटू 3/3 4। और जो इस साल लोग 460 और इस साल जिन लोगों को पैसे दे दिए सेटलमेंट, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो कितने लोग हैं? 150। 100 पर्चियां उनके पास और वो पैसे ले गए 15 225। तो अब इसको बैलेंस करें तो यहां एक्सपेंस आ जाएगा 272। ईयर 3 की इस फिगर तक पहुंचे तो फिर मैं आपको उसको तोड़ के भी बताता हूं, जैसे पहले एक दफा तोड़ के बताया था। ईयर 3 की कैलकुलेशन तक बताएं, कोई एतराज है तो। ईयर 3 का ये 272 तोड़ के बताता हूं। ईयर 3 के शुरू में ये बीडी बैलेंस, जो लोग कैश ले गए यानी 150 लोग, उन 150 लोगों को पिछले साल के एंड पे, ये 150 लोग पिछले साल के एंड पे कितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ था? 15.5। उन 150 लोगों की बात कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि हमने कैश सेटल्ड के केस में हर ईयर एंड पे भी अपडेशन करनी है और सेटलमेंट डेट पे भी करनी है। तो जो 150 लोग सेटल हो रहे थे
उन 150 लोगों को अभी इससे पहले हमने कितने रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 15.5। अब जब उनको सेटल करने लगे, क्योंकि उनका वक्त आ गया था, उनको पैसे देने थे, अब उनकी पर्ची की फेयर वैल्यू, जितने पैसे देने लगे होंगे, देखें पर्ची की फेयर वैल्यू जिसपे 2 घंटे बाद पैसे मिलने लगे, 1 दिन बाद पैसे मिलने लगे, तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू क्या होगी? जितने पैसे मिलने लगे। तो इन 150 लोगों के पास जो 100 पर्चियां हैं, उनको अभी पिछले साल के एंड पे कितने रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ है? अब उसको 15 पे अपडेट करना है, तो 0.5 का गेन आ गया ना, ये आ गया गेन 70। अच्छा, ये जो इस वक्त मैं ब्रेकअप बता रहा हूं 272 का, ये ऐसे ही एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, करना ऐसे है। तो अगर ये ना समझ आए तो कोई बात नहीं। सीडी कितना रह गया? कितने लोग हैं? 253। तो 253 लोग इंटू 100, पहले कितने पे रिकॉर्डेड है? 15 पॉइंट। अब उनको 18.2 पे लाना है, 2.7। कितना बना? 6831। बस यही है, ये गेन है, ये मजीद लायबिलिटी बननी है। कितना बना? 60। तो ये 272 तो नहीं आ रहा, ये क्या हुआ? एक्सपेंस फॉर द ईयर भी तो आना है ना, उधर 2/3 था, अब वो 1 साल का और एक्सपेंस भी तो आना है, तो वो और एक्सपेंस भी डलेगा, तो फिर ये सब मिला के 272 बनेगा। मैं तो आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा गेन लॉस वाली बात बता रहा हूं। यानी पहले तो हमने उनको 18.2 नहीं, इनका एक्सपेंस 15.5 पे अपडेट करना है, नहीं सॉरी 15 पे अपडेट करना है, और इनका एक्सपेंस जो है वो 18.2 पे अपडेट करना है, फिर ये गेन लॉस उससे टैली करेगा। पिछले सवाल में हम लोग सिर्फ गेन लॉस इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि उस सवाल के अंदर 3 साल तो पूरे गुजर ही गए थे, उसके बाद जाके उन्होंने सेटल कराने शुरू किया। अब वो तीसरे साल में ही कुछ लोग सेटल करा गए, तो इसलिए जो 150 लोग सेटल कर रहे हैं उनका एक्सपेंस पहले 1 साल का अलग निकलेगा, जो 253 लोग हैं उनका 1 साल का एक्सपेंस अलग निकलेगा, और फिर ये गेन लॉस अलग है। लेकिन हमें इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने तो ईयर एंड पे बैलेंस करके एंट्री करनी है। तो ये सवाल का प्रोसीजर है। ईयर 4, 5 भी पूरा करें तो फिर क्वेश्चन 12 डन। जल्दी से क्वेश्चन 13 भी कर दें। क्वेश्चन 12 जैसा ही है, सिर्फ एक चीज इसमें डाली थी, ये आईएएस की एग्जांपल ही है, सिर्फ पहले साल में एक थोड़ी डिफरेंट वैरायटी है। क्वेश्चन 13 में सिर्फ पहले साल में एक थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी है, बाकी 12 जैसा ही है, वो भी कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 भी कर दें। क्या जी? 13 में हाँ, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितना भी एक्सपेंस है ना वो एक्सपेंस ही है सारा। यानी ये वर्कर्स जो हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ये कोई बिल्डिंग बनाने में काम नहीं कर रहे। ये टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने कि इनमें से कितना बिल्डिंग में डेबिट करना है, कितना P&L में डेबिट करना है, ये कह रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात इससे भी और ध्यान में आई, अगर एम्प्लॉय से बिल्डिंग बनवा रहे हैं, अपने वर्कर्स हैं उनसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, और उन वर्कर्स को ये ऐसे आर्स दे रहे हैं, या चलो प्लान कंस्ट्रक्शन करवाई 2, 4, 6 महीने में प्लान कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, उन लोगों को ये ऐसे आर्स दिए, उनकी मेहनत, तो जो बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा बनना है ना, वो शुरू वाली लायबिलिटी की फेयर वैल्यू है,
या ईयर एंड की फेयर वैल्यू। उन्हीं को जब अगले साल अपडेट करना होगा तो जो अपडेट करने से और डिफरेंस आएगा वो P&L में जाना है। उस अपडेट करने पे प्लांट डेबिट नहीं कर देना। एम्प्लॉई से हमने कंस्ट्रक्शन करवाई और उनको कंस्ट्रक्शन करवाने के बदले पैसे देने की बजाय उनको SARs दे दिए। अब ईयर 1 में कंस्ट्रक्शन कर ली उन्होंने, तो प्लांट की कॉस्ट में तो जिस वक्त प्लांट पूरा हो रहा है उस वक्त की लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डेबिट होगी, लेकिन ईयर एंड पे आके उस SARs को दोबारा अपडेट किया। ड्यूरिंग द ईयर अपने वर्कर से प्लांट की कंस्ट्रक्शन करवाई और उनको पैसे देने की बजाय SARs दे दिए। तो जो उस प्लांट की कॉस्ट है उसमें तो जैसे ही प्लांट की कंस्ट्रक्शन पूरी हुई, प्लांट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कितनी अमाउंट से, जो उस वक्त SARs की फेयर वैल्यू थी। ईयर एंड पे आके अब जब उन SARs को फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे तो वो फिर से प्लांट में डेबिट चला जाएगा। नहीं, वो जो फेयर वैल्यू अपडेशन है वो P&L में जाएगी। ये जो भी आपने पेज 10 पे पढ़ा है कि हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है और जो इंक्रीज डिक्रीज है वो P&L में जाना है। तो ये प्लांट बनवाने के केस में भी ऐसा ही है कि जब प्लांट बनवाया, प्लांट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट उस वक्त की फेयर वैल्यू से। ईयर एंड पे आके जब SARs की फेयर वैल्यू अपडेट करेंगे, अजीब अजीब शक्लें बना रहे, कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। SARs हमने प्लांट कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए वर्कर्स को दिए, तो जब प्लांट कंस्ट्रक्ट हो गया तो प्लांट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट उस वक्त के SARs की फेयर वैल्यू से। अब ईयर एंड पे जाके उन SARs की फेयर वैल्यू को जब अपडेट करेंगे तो उसकी इंक्रीज फिर से प्लांट में नहीं डाल देनी, वो फिर P&L में डालनी। ये जो पेज 10 पे कहा हुआ है ना कि इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करते रहना है और जो इंक्रीज डिक्रीज है वो P&L में डालनी है, तो वो ये प्लांट वाली बात भी हो रही है। तो इसके लिए इस प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है कि आप इस टेंशन में ना पढ़ना कि कितने पैसे एक्सपेंस में डालने और कितने प्लांट में डालने। ये लिखा हुआ है दूसरा पैराग्राफ कि फॉर सिंपलिसिटी दिस एग्जांपल अज्यूम्स दैट नन ऑफ द एम्प्लॉइज कंपनसेशन क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट। नहीं, फिर तो अगर प्लांट की कंस्ट्रक्शन ही 2-3 साल में हो रही है तो अच्छा। वैसे सिर्फ एम्प्लॉइज के जो पैसे हैं उसमें उनको SR देने ना, पूरे प्लांट की कंस्ट्रक्शन में मटेरियल डिटेल तो अलग चीज है ना। तो जो एम्प्लॉइज को हो रहा है वो हर साल के एंड पे हम प्लांट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट करने लगेंगे, क्योंकि अगर 3 साल पे फैला हुआ है तो फिर तो हर साल के एंड पे आके एंट्री करनी हुआ करेगी। तो अब वो जो पहले साल के एंड पे एंट्री की होगी प्लांट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, अगले साल जाके पहले उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना, वो P&L में जाना, और वो जो अगले साल वाला हिस्सा है वो प्लांट में जाना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 कर लें तो फिर मैं आंसर बस ईयर 1 के लिए करा रहा था सवाल, बाकी तो आगे स्मूथ ही। क्वेश्चन 13 है, नहीं ईयर 1 पे भी थे। अब चलो अगला साल वैसे ही देख लो, सोल्यूशन ही देख ले यार अगले साल का। मेनली ईयर 1 के लिए था ये सवाल। क्यों 0 है ईयर 1 में? क्योंकि ईयर 1 का बेस्ट एस्टीमेट यही है कि इनमें से किसी ने पास नहीं होना। तो
तो इसलिए ईयर 1 के एंड पे 0 है। तो ऐसे और शेयर प्राइस से लिंक्ड होते हैं। अच्छा, अगर ये वेस्टिंग कंडीशन होती मार्केट कंडीशन, तो फिर इस मार्केट कंडीशन का असर सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची पे पड़ता, बस वो फेयर वैल्यू निकालने में कंसिडर हो जाती बात। अच्छा, बाकी लोग भी सुनिए, बल्कि ठहरे ना, मैं 5 पेपर का सवाल कराऊंगा फिर बता दूंगा जी। कोई बात नहीं, ईयर 1 तक बेस्ट एस्टीमेट 0 था तो 0 था, ईयर 2 में आके बेस्ट एस्टीमेट बदल गया तो बदल गया, तो तीनों साल का इकट्ठा 3 में आता, कोई बात नहीं, क्योंकि हम हर साल के एंड पे बेस्ट एस्टीमेट ले रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 डन। डन। पेज नंबर 11 पे आ जाए, पेज नंबर 11। Modification to the terms and conditions that changes its classification. अच्छा, मैंने कैश सेटल्ड शुरू कर दिया है पढ़ाना है, तो कैश सेटल्ड है लेकिन मॉडिफिकेशन हो जाती है। जी जी बिल्कुल, कैश सेटल्ड था और उसमें मॉडिफिकेशन हो गई। अच्छा, इसमें ना ये डिस्कस नहीं है आईएएस के अंदर कि कैश सेटल्ड ही था और कैश सेटल्ड ही है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कुछ ऐसे आर्स पर्चियां बढ़ा दी या कम कर दी, ये डिस्कस नहीं है। शायद इस वजह से डिस्कस ना हो कि होता ही नहीं होगा, या इस वजह से डिस्कस ना हो, मेरा ख्याल है कि हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू अपडेट तो कर ही लेनी है। वो तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का मसला था ना, हम पहले दिन वाले रुपए चला रहे थे, अब तो हमने हर साल के एंड पे इसको अपडेट कर ही लेना है। तो अगर कोई पर्चियां बढ़ भी गई होंगी, कोई टर्म्स चेंज भी हो गई होंगी, तो वो हर साल के फेयर वैल्यू अपडेट करने में कवर हो जाएंगी। शायद ये वजह है कि इसको अलग से डिस्कस नहीं किया हुआ। अब ये मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ये है कि कैश सेटल्ड था लेकिन अब वो नहीं रहे, तो अब वो क्या बन गए? इक्विटी सेटल्ड। टर्म्स में चेंज हो गई और पहले कैश सेटल्ड का वादा था, अब उसको चेंज करके इक्विटी सेटल्ड बना दिया। जो करना है वो तो चलो पढ़ाता हूं बाद में, पहले इसको कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं। क्या होना चाहिए? अभी अंग्रेजी नहीं पढ़नी, इधर मेरी बात सुने। क्या होनी चाहिए अकाउंटिंग? कैश सेटल्ड था, इक्विटी सेटल बनने लगा। कैश सेटल था तो लायबिलिटी का बैलेंस आ रहा था, इक्विटी सेटल के अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड नाम का अकाउंट आना होता है, तो लायबिलिटी की जगह इक्विटी सेटलमेंट, क्या बोल रहा हूं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का अकाउंट लाना है, तो लायबिलिटी डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। अच्छा, लायबिलिटी कितने से डेबिट? उस वक्त की फेयर वैल्यू पे अपडेट कर दिया। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड उसी वक्त की फेयर वैल्यू, उसी वक्त की फेयर वैल्यू, क्योंकि अगर गुड्स थी तो पहले वो गुड्स हो गई, पुरानी बात है, वो तो अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड बन रहा है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू, और ये दोनों सेम होना जरूरी नहीं है। तो फिर जो डिफरेंस है वो P&L है। लायबिलिटी डेबिट खत्म हो गई, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड अब हमने लेके आना है, तो उसी दिन की फेयर वैल्यूज और इनमें जो डिफरेंस है वो P&L। पहले ये अंग्रेजी पढ़ लें, फिर सवाल कराता हूं उसका। ये मॉडिफिकेशन की अंग्रेजी सारी पढ़ लें, पॉइंट 1 भी पढ़ लें और पॉइंट 2 भी पढ़ लें। पॉइंट 2 अलग से जिक्र था तो मैंने भी अलग पॉइंट बना दिया, ट्रीटमेंट दोनों में एक ही है। पेज 11 पे मॉडिफिकेशन जो भी आधा पेज लिखा हुआ है पढ़ लें, पॉइंट 1 भी और पॉइंट 2 भी। और शायद ये बात समझना आई हो, इट इज रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट, तो वो भी सवाल के साथ समझा देता हूं। पॉइंट नंबर ए में जो सेकंड सेंटेंस है ना, अगर समझ नहीं आए तो मैं वैल्यूज लेके समझा देता हूं। ये है जी, बी या 2? 1 में लिखा हुआ है कि कैश सेटल्ड था, उसी में चेंजेस की और उसको इक्विटी सेटल्ड बना दिया। 2 ये है, ये जो 1 और 2 है ना, ये बस कागजी कार्रवाई का फर्क है। 1 ये है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस की, अब ये कैसे चेंजेस होती होंगी मुझे नहीं पता, कोई क्लॉज 1-2 चेंज करके हो सकता है वो इक्विटी सेटल बन गया। और 2 ये है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिए, कैंसिल, और नए कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिए। जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए वो कैश सेटल वाले थे, और अब उसके बदले रिप्लेस करके जो नए कॉन्ट्रैक्ट इशू किए वो इक्विटी वाले थे। तो चाहे उसी कागज में चेंज करके उसको कैश सेटल से इक्विटी सेटल बना रहे हो, पॉइंट नंबर 1,
चाहे कैश सेटल्ड के कागज फाड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पॉइंट नंबर 2, दोनों की अकाउंटिंग एक ही तरीके से। ये ए के अंदर जो टू द एक्सटेंट वाली बात है वो समझिएगा। ईयर 1 एंड हुआ तो लाइबिलिटी बनाई कि 300 लोग हैं, हर एक को 100 पर्चियां दी हुई हैं और उस पर्ची की फेयर वैल्यू 20 रुपए है और पहला साल एंड हो गया, ये किया होगा। फिर ईयर 2 एंड हो गया। ईयर 2 के एंड पे एक तो हमने इन 300 लोगों की 100 पर्चियों के ये रुपए अपडेट किए 24 रुपए और इंटू 2/3। तीसरे साल के शुरू में या बेशक दूसरे के एंड में, कोई मसला नहीं, मॉडिफिकेशन हो गई और कैश सेटल्ड का ऑपरेशन कर दिया और उसको हमने इक्विटी सेटल बना दिया, चेंज, वो उसकी टर्म्स चेंज कर दी, चाहे ऐसा किया हो चाहे कागज ही चेंज कर दिया हो, यानी चाहे 1 हो चाहे 2 हो, कैश सेटल को बदल के इक्विटी सेटल बना दिया। ईयर 3 के स्टार्ट पे मॉडिफिकेशन हो गई, लाइबिलिटी कितने से डेबिट, यही अभी जो अपडेट किया था, देखिएगा अमाउंट कितनी, 4। लाइबिलिटी कितने से डेबिट करूं, 480। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कितने से क्रेडिट करूं, मॉडिफिकेशन डेट पे ही कल भी होने लगे थे, बल्कि कल भी परसों भी हुए हैं। मुझे तुम्हें रेड कलर मार्कर जाना बड़ा पसंद है, छोड़ता नहीं मैं इसको। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कितने से क्रेडिट, ये नजर नहीं आ रहा यहां? अच्छा, 300 लोग 100 पर्चियां इनटू उस वक्त की फेयर वैल्यू लेट से 27 इनटू वेस्टिंग पीरियड नहीं चेंज हुआ, वही 3 साल ही है, तो 2/3। हाँ हाँ, जितनी सर्विसेज हमें मिल गई हैं, हमने उनकी अब तक लायबिलिटी बनाई हुई थी, उस लायबिलिटी को उनकी अब तक इक्विटी में कन्वर्ट किया है। तीसरे साल की तो सर्विस मिलनी है ना, अभी जो अब तक सर्विसेज हमें मिल चुकी थी उनकी लायबिलिटी को उनकी इक्विटी में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए इक्विटी की फेयर वैल्यू लेते हुए भी 2/3। ये ए में लिखी हुई अंग्रेजी है, टू द एक्सटेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड। अब इसका जो डिफरेंस है वो P&L में जाएगा। अच्छा, अगर अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन रहे होते और वेस्टिंग पीरियड भी जो है वो 3.5 या 4 इस तरह से हो रहा होता, 4 हो जाता चले, तो 2/4 करता। ये तो लायबिलिटी अपडेट कर दी ना, जो अभी इस वक्त हमारे पास बुक्स में थी लायबिलिटी वो तो डेबिट हो गई, वो तो खत्म, अभी तो अपडेट की थी। इक्विटी में यहां पर अब मैं 2/4 करता, ईयर 2 के एंड तक ये हो गया। अब ईयर 3 के स्टार्ट पे मॉडिफिकेशन हुई, वो लायबिलिटी से इक्विटी बना और वेस्टिंग पीरियड भी 3 से 4 साल कर दिया, तो लायबिलिटी तो अभी अभी अपडेट करके हटे थे, ये तो वही रही, खत्म। अब जब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट करेंगे तो यहां पर मैं क्या लिखूं, 2/, एस्टीमेट बदल गया ना, वेस्टिंग कंडीशन चेंज हो गई, 2/4, ये सी में लिखा हुआ है, सी के नीचे। इस वक्त ईयर 3 के स्टार्ट पे मॉडिफिकेशन हो रही है, हम उसी वक्त इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रिएट कर रहे हैं, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रिएट करने के लिए 2 साल गुजर चुके, कितने में से, 4 में से, तो 2/4। अब इस एंट्री की बैलेंसिंग फिगर P&L ये सी में लिखा हुआ, सी के नीचे, कि अब जब आप ये डिफरेंस निकाल रहे होंगे, नहीं सॉरी, जब ए अप्लाई कर रहे होंगे, यानी ये मैं ए अप्लाई कर रहा हूं, ए की अंग्रेजी ये लिखी हुई है, तो जब ए अप्लाई कर रहे होंगे तो वो नया पीरियड ले लेना, ये सी के नीचे लिखा हुआ। तो कैश सेटल्ड की मॉडिफिकेशन का तरीका कि उस वक्त तक जो लायबिलिटी बुक्स में आ रही है वो डेबिट, नई इक्विटी अब क्रिएट कर दें, मॉडिफिकेशन डेट के रुपए लेने
और जितना अब तक काम हो चुका है उसके मुताबिक, और इस डिनोमिनेटर के अंदर अगर वेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा है तो उस नए वेस्टिंग पीरियड को लेना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14। मैं ही करता हूं, पढ़ लें, मैं कर देता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 पढ़ लें, मैं करता हूं, क्योंकि मैं इस असम्पशन पे चल रहा हूं बहरहाल कि जब पढ़ने को कहता हूं तो 100% लोग पढ़ नहीं रहे होते, तो इसलिए जो जरूरी चीज है वो मैं सिर्फ आपके पढ़ने पे नहीं छोड़ूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 पढ़ लें, मैं करता हूं। अच्छा, एग्जांपल्स की इंग्लिश अगर थोड़ी सी मुश्किल भी लग रही होती है तो ये असल में ओरिजिनल आईएएस की एग्जांपल्स होती है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश होती है। आईकैप के सवाल चूंकि लोकल बंदा बनाता है तो उसकी इंग्लिश भी तो आपके जैसी ही होती है, तो इसलिए ये जो इतनी मुश्किल इंग्लिश अगर लग रही होती है तो ये ओरिजिनल आईएएस की एग्जांपल्स हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कर रहा हूं 14। ईयर 1 के एंड पे लाइबिलिटी चलाता हूं। ईयर 1 के एंड पे सीडी कितना रख लें, 100 लोग हैं इनटू 100 पर्चियां। अच्छा, ईयर 1 का मतलब है 2017, तो 31 दिसंबर 17 पे रुपए कितने हैं 10, 1/4। वो सर सवाल एग्जांपल है ना, वो तो मैंने इसको शक्ल दी होती है सवाल की। कितनी 25,000, तो ईयर 1 का एक्सपेंस बन गया 25,000, यानी 2017। 2018 मतलब ईयर 2, बीडी आ गया 25,000। अच्छा, अब सीडी तो चलो खैर है, सीडी कह देता हूं, वरना हम इसको अभी बदल के लायबिलिटी से इक्विटी बनाने लगे, लेकिन खैर है, कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं। अब 2018 के एंड पे मॉडिफिकेशन हो रही है, तो पहले एंड तक लायबिलिटी निकाल तो लें, फिर स्विच करेंगे। अब जब 18 के एंड पे लायबिलिटी निकालेंगे, 100 लोग 100 पर्चियां, और 31 दिसंबर 18 पे उस पर्ची की फेयर वैल्यू 12 रुपए इंटू 2/4, 60,000, और एक्सपेंस बन गया 35। ईयर 2 के एंड तक लायबिलिटी तो बनाएं, उसके बाद फिर उसको इक्विटी में स्विच करेंगे। ये ईयर 1 और 2। ईयर 1 का एक्सपेंस 25,000, ईयर 2 का एक्सपेंस 35,000। अब 31 दिसंबर 18 पे ही लायबिलिटी खत्म होने लगी है 60,000, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड आने लगा है। सौ लोग 100 इक्विटी की पर्चियां इनटू उस वक्त उस इक्विटी वाली पर्ची की फेयर वैल्यू 13.2 और 2/4, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हुए हैं। कितनी? और अब ये जो 6,000 है ये भी एक्सपेंस, P&L का वर्ड लिख दें वो भी ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट लिख दें वो भी ठीक है। ये है जी मॉडिफिकेशन। और अब ईयर 3 में और 4 में जाके क्या होगा, अब वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाली अकाउंटिंग चल रही होगी, लेकिन रुपए अपडेट हो रहे होंगे। फिर कौन से चलेंगे? यही 13.2 वाले। नहीं, अब ग्रांट डेट नहीं, अब तो मॉडिफिकेशन होगी ना, तो अब ये 13.2 अगले ईयर्स में चलेगा। देख लें, सोल्यूशन ही देख लें आगे।
अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड बन गया ना, तो अब वो इस दिन वाली फेयर वैल्यू ही आगे रुपए चलेगी। वो अपडेट होने वाली तब होती है बात, अगर फेयर वैल्यू ना पता चल रही हो तो इंट्रिंसिक पे आना पड़े, वो तब होता है अपडेट करने वाला, वरना इक्विटी सेटल में अपडेशन नहीं कर रहे होते। तो अब अगले दोनों साल में देखने यही 13.2 ही चलाया हुआ है। जी लास्ट लाइन क्या, इससे पहले जो 1 लाख लिखा है वो क्या है, पिछली लाइन में जो 1 लाख लिखा हुआ, ये जो पहले पैराग्राफ, ये ना असल में सवाल नहीं है, ये असल में आईएएस की एग्जांपल है। वो तो मैंने उसका डाटा लेके बस रिक्वायरमेंट अपनी बना दी होती है, तो उन्होंने उसको एज अ डिस्कशन चलाया हुआ था। वो जो पहले पैराग्राफ में 1 लाख और 1,20,000 लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ, ये 1 लाख 1/4, ये 1,20,000 2/4, वो वैसे ही बस ऐसा डिस्कशन इसका आंसर बताया हुआ था। तो फिर वो हाँ जी, अगर ये मॉडिफिकेशन 31 दिसंबर 18 के बजाय 1 जुलाई 18 होती तो फिर हम उन पहले 6 महीने लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग करते, फिर वो 1.5/4 करके, और फिर हम अगले साल की अकाउंटिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाली कर, यानी ये 2 की जगह 1.5 आ जाता। प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 डन। पेज 11 पे वापस, नहीं अभी ब्रेक नहीं, पेज 11 पे 3 हेडिंग्स हैं, मिड में आ जाएं। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस विद अ नेट सेटलमेंट फीचर फॉर विदहोल्डिंग टैक्स ऑब्लिगेशन। जैसे मैं अभी पहले कह रहा था कि आईएएस जो बनाए होते हैं ना, वो ये सोच सोच के नहीं बनाए होते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता। जो दुनिया में होता है उसको बस उन्होंने अकाउंट फॉर करने का तरीका बताया होता। तो हो सकता है दुनिया में ये काम होता हो किसी मुल्क के लॉ में। हेडिंग का मतलब बता देता हूं। जब किसी एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शंस दी जाएंगी, तो पाकिस्तानी लॉ में अगर किसी ने ये चीज टैक्स में पढ़ी हो तो क्या उसका हल होता है? शेयर ऑप्शंस दिए हो तो है, भूल गए? मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। पाकिस्तानी में टैक्स लॉ में ये जो शेयर ऑप्शंस दी हो एम्प्लॉइज को, तो उसकी टैक्सेशन कैसे होती है? सैलरी से डिडक्ट होता है? फाइनली जब वो वेस्ट हो जाती है, जब शेयर ऑप्शन मिल जाती है, या जब एक्साइज होती है। अच्छा, और वो जितनी अमाउंट है वो उस वक्त टैक्स। हो सकता है किसी मुल्क में ऐसा होता हो कि जब एम्प्लॉइज को शेयर ऑप्शंस दी और उस पर टैक्स भी बनना था, तो गवर्नमेंट ने कहा हुआ था कि इन पे जितना टैक्स बनता है आपने वो हमें अभी कैश जमा करा देना है। एम्प्लॉइज को शेयर ऑप्शंस दी और वो शेयर ऑप्शंस एम्प्लॉय के लिए इनकम है, तो हो सकता है उस मुल्क की टैक्स गवर्नमेंट कहे कि इस एम्प्लॉय को जितना बेनिफिट दे रहे हैं उसकी एक अमाउंट निकालें, वो भी उसी वक्त की, और उसका जो टैक्स बनता है वो आप हमें अभी जमा कराएं, नॉर्मली कैश में। गवर्नमेंट थोड़ी शेयर देंगे, गवर्नमेंट को तो कैश देंगे। अब ये विदहोल्डिंग टैक्स है। विदहोल्डिंग टैक्स, एम्प्लॉय को तो सैलरी कैश में देनी होती है, तो उसमें से कैश काट के गवर्नमेंट को और बाकी कैश एम्प्लॉय को देते हैं। अब तो एम्प्लॉय को देने ही शेयर ऑप्शंस थी, अब उन शेयर ऑप्शन में से फाड़ के कैसे कैश दे रहे हैं? तो फिर मैं बात दोबारा बता रहा हूं, एम्प्लॉय को सैलरी कैश देनी होती है, तो उस कैश में से कुछ कैश काट के गवर्नमेंट को दे देते हैं और बाकी कैश एम्प्लॉय को दे देते हैं। अब एम्प्लॉय को, ये बात फिर सुने, एम्प्लॉय को कैश सैलरी देनी होती है, तो उसमें से टैक्स कैश काट के गवर्नमेंट को दे देते हैं और बाकी कैश एम्प्लॉय को दे देते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी में से कैश क्यों कट रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को कैश दिया। फिर क्योंकि एम्प्लॉय को जो कैश देना था उस कैश में से टैक्स कट रहा है। अब एम्प्लॉय को हमने शेयर ऑप्शंस देनी है और टैक्स काट के गवर्नमेंट को पैसे देने, तो एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन देनी है, लेकिन उस अमाउंट के ऊपर जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पैसे देने। तो एम्प्लॉय के शेयर्स में से टैक्स कैसे काटे? जितनी अमाउंट का टैक्स बनता होगा उतनी अमाउंट के पैसे तो काट नहीं सकते, पैसे तो दे नहीं रहे एम्प्लॉय, उतने अमाउंट के शेयर्स काट लेंगे। यानी अगर हमने उसको शेयर ऑप्शन देनी थी 800, तो हम उनमें से 200 ऑप्शंस काट लेंगे।
तो अगर किसी मुल्क में लॉ होता हो कि इन ऑप्शंस पे जितना टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो उसका तरीका यह है कि एम्प्लॉय के शेयर्स में से उतने शेयर्स डिडक्ट कर लेगा या उतनी शेयर ऑप्शंस डिडक्ट कर लेगा जितना उसने टैक्स जमा कराना है। ये लिखा हुआ है इधर अंग्रेजी में, अंग्रेजी पढ़ लें एक बार, फिर मैं इसका सवाल। कैश, गवर्नमेंट को तो कैश ही देगा ना, गवर्नमेंट को नहीं लारा लगाते हैं शेयर ऑप्शन रख लो जितने की होंगी फिर कन्वर्ट करा लेना, उनको तो पैसे ही देने। शेयर बेस्ड पेमेंट में ये जो WHT लिखा हुआ है, WHT ऑब्लिगेशंस, ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लें, बल्कि पहले पॉइंट 1 पढ़ लें, इसमें कोई मसला हो तो फिर डिस्कस करके फिर पॉइंट 2 पे जाएंगे। हाँ जी, सिर्फ पॉइंट 1 पढ़ के मैंने कहा। अच्छा, इसमें ना मैं फिर वही बात कर रहा हूं बार बार कि आईएएस में लोगों की सोचें सोच सोच के नहीं लिखा होता, जो हो रहा होता है वो लिखा होता है। तो ये बात ही तब है अगर एम्प्लॉय के साथ हमने ये एग्री किया हुआ है कि हम तुम्हारे शेयर्स काटेंगे, ये बातें ही तब है। अगर एम्प्लॉय के साथ एग्री किया हुआ कि जितना टैक्स बनता है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमसे पैसे मांगे हैं तो पैसे तुम दोगे हमें, तो वो पैसे दे देगा तो ठीक है, फिर पैसे दे देगा, फिर ये काम नहीं करेंगे। देखिए, अगर एम्प्लॉय का जो भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है, अगर तो उस एम्प्लॉय के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम तुम्हारे शेयर्स में से काटेंगे ये चीज, तो फिर ये काम है। अगर ये लिखा होता कि जितने पैसे देने हैं वो तुम कैश जमा करा देना, हम गवर्नमेंट को दे देंगे कैश, फिर पैसे एम्प्लॉय से लेके गवर्नमेंट को दे देंगे, फिर ये वाला काम नहीं है। ये वाला काम ही तब है जब एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ एग्री हुआ है। ये सब पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। अच्छा चल, वो भी सवाल के साथ देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, जी नहीं ठीक है, क्योंकि सिर्फ मुझे एक बंदा ही पेज पलटता नजर आया, बाकियों को पेज पलट के देखना चाहिए था। केस 3 क्या है, पहुंचे ही नहीं वहां तक। अच्छा जी, चलो ठीक। ये किस पॉइंट की बात हो रही है? एनी पेमेंट मेड टू काउंटर पार्टी ऑन सेटलमेंट शैल बी काउंटेड फॉर उतनी अमाउंट तक इक्विटी डेबिट, और जो एक्सेस है वो P&L डेबिट। ये इस तरह से डील करना, जो एक्सेस अगर हम है तो हम कैश नहीं पे कर रहे ना, तो बस एक्सेस की नौबत नहीं आएगी। यानी आगे से सिर्फ एक रास्ता दिखाया है कि अब आप जो शेयर्स काट रहे होंगे वो ऐसे अकाउंट फॉर करना जैसे पहले पढ़ के आए हो, तो अब हम कैश तो दे नहीं रहेंगे ना एम्प्लॉय को, तो एक्सेस वाला मामला ही नहीं आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 देख ही लें, सोल्यूशन ही देख लें। अच्छा, इसमें भी ना ये चूंकि एग्जांपल है ना, तो सारी कैलकुलेशन हुई है, इसीलिए आपको उसके पढ़ते पढ़ते ही वो वैल्यूज मिल जाएंगी। मैंने तो सिर्फ उसको जनरलिटीज की शक्ल में तोड़ना सोल्यूशन में डाल दिया, वरना सारी डिस्कशन तो इसके अंदर हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लें, क्वेश्चन 15, प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 पढ़ लें। सवाल पढ़ लें यार।
अच्छा एक बात बता दूं, शायद हेल्प हो आपको। अभी जो बात कर रहे थे कि एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काट के जब गवर्नमेंट को देना होता है, तो कब हर रोज 2-2 रुपए काट के जमा करा रहे होते हैं? फिर जब सैलरी देने का टाइम आता है। इसी तरह जब एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन देते हैं, उस वक्त वो एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम में शामिल होती है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है, हर साल थोड़ा थोड़ा जमा कराना है। फिर जब फाइनली इसको शेयर ऑप्शन देने लगेंगे, तब सेटलमेंट के टाइम पे। क्या जी? जी है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है ना चीज, तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन आईएएस में लिखा हुआ है, इसलिए हो सकता है टेस्ट। जैसे इफ्रिक 14 है, अब वो पाकिस्तान में बेशक नहीं है एमएफआर, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है, हो सकता है टेस्ट। जी पढ़ लें तो मैं डिस्कस करूं, अगर पढ़ लिया हो तो। ये शेयर्स उनको देने हैं कब? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद ही एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम में आएंगे, क्योंकि वो कामयाब होना था तो उसको शेयर मिलने थे ना। तो ये गवर्नमेंट वाले टैक्स काटने को भी तभी कहेंगे। अच्छा, अब हम जब एम्प्लॉयर विदहोल्डिंग टैक्स काट रहा होता है, तो वो एक्चुअली एजेंट बन के गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के बिहाफ पे एक सर्विस दे रहा होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है एम्प्लॉय ने फिर हाथ आना नहीं है, तो आप अभी इसका टैक्स काट के हमें जमा करा दें। तो वो हमें जो एम्प्लॉयर है, हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो शेयर ऑप्शंस दे रहे थे या शेयर्स दे रहे थे, और वो एम्प्लॉई की एक इनकम बन जानी थी, और उस पे उसने गवर्नमेंट को टैक्स देना था। तो गवर्नमेंट ने कहा वो टैक्स वो हमें नहीं देगा बाद में, आप अभी वो टैक्स काट लें। तो हम वो एक सर्विस दे रहे हैं। तो अब वो तो हमारा एक इंटरनल मसला था अकाउंटिंग का कि हमने ग्रांट डेट वाली फेयर वैल्यू चलानी थी। अभी इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट को एजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो जो पैसे उसके हमने बिहाफ पे जमा कराने हैं, तो उतने पैसों के शेयर्स काट लेते हैं उससे। तो कितने पैसों के शेयर्स? जो ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू थी, नहीं जो उस वक्त है, क्योंकि हम उस वक्त एक सर्विस दे रहे हैं। वो जो पैसे गवर्नमेंट को हमने जमा कराने थे, असल में वो उस एम्प्लॉय की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने बाद में आना नहीं था, तो गवर्नमेंट ने कहा वो पैसे वो बाद में नहीं देगा, हमें दे दो भी पैसे। तो हम तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक एजेंसी सर्विस दे रहे हैं। तो एम्प्लॉय के तनख्वाह से नहीं, एम्प्लॉय के शेयर से हम उतने शेयर्स रखेंगे। क्यों रख रहे हैं शेयर्स? ताकि वो जो गवर्नमेंट को हम पैसे दे रहे हैं वो अपना पूरा कर लें। अपनी जेब से क्यों दें भाई, हम अपनी जेब को क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट डालें? तो हम उतने शेयर, अगर गवर्नमेंट को 1200 रुपए देना है तो 1200 रुपए के शेयर्स रख लेंगे। 1200 रुपए वो जो ग्रांट डेट पे 1200 के हिसाब से थे, नहीं वो जो उस वक्त 1200 के शेयर्स बनते हैं। तो इसलिए 31 दिसंबर 24 पे जो 70 रुपए है उसको इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ जी सही। चलें अभी कर लेते हैं ब्रेक, और लेकिन इतनी लंबी चौड़ी ब्रेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक पोर्शन रह गया है आखिरी, ये अल्टरनेटिव वाला ये रह गया है, ये कंप्लीट करना है और पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए बस आप 15 मिनट तक मैक्सिमम आ जाएं। और हैं अच्छा, और ये 15 मिनट अभी फौरन नहीं गिनने शुरू हुए। अभी मैं 2 बातें बता लूँ ऑनलाइन वालों को। ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ कि अगर किसी ने उठ के जाना तो बेशक चला जाए। एक बात तो ये बतानी थी ऑनलाइन वाले बच्चों को, और बल्कि हाँ आप लोगों को भी। मैंने उनको कहा जरूर था कि आप ग्रुप में मैसेज करके मेरा नंबर रिप्लेस कर लें, लेकिन उस मैसेज को पढ़ के मुझे ये लग रहा है कि सर नासिर ने नंबर बदल लिया।
तो सरासर नंबर नहीं बदला, कुछ जवान थोड़ी हो कि कोई हादसा हो जाए नंबर बदलते फिर। तो मेरा नंबर वही है। मैंने सिर्फ इतना किया था कि इतना ज्यादा रश मच जाता है व्हाट्सएप ग्रुप्स का, इतने सारे स्टूडेंट ग्रुप बन जाते हैं, तो मेरा जो रेगुलर मोबाइल है वो मैं हर वक्त मैसेज के जवाब ही देता रहता हूँ। तो वो मैंने अलग मोबाइल, अलग सिम लेके सिर्फ व्हाट्सएप स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के लिए वो अलग मोबाइल रखा है। वो मैं दिन में 2 घंटे के लिए मोबाइल उठा के देख लिया करूंगा। तो रेगुलर नंबर मेरा ही है, बस वो सिर्फ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके लिए मैंने अलग सिम ली है। तो पुराना नंबर मेरा अपना अभी भी मौजूद है। ये बात तो सबके लिए थी। बाकी अब आप में से जिसने उठना है उठ जाए, मैं ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं। हम लोग बेटे यहाँ पैक में कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि आपको जो भी सर्विस मिल रही है लेक्चर डाउनलोडिंग की या जो भी आपको बफरिंग इशू आ रहे हैं वो बेहतर से बेहतर करने की बिल्कुल मतलब आपको मैं जबान दे रहा हूं कि बिल्कुल कोशिश हो रही है। अब उसमें जहां भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, टेक्निकल जहां भी टेक्निक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, आईटी इन्वॉल्व हो जाती है, इश्यूज तो रहते हैं। अब उसमें आप लोगों से गुजारिश ये है कि जैसे एक दफा ना वो घर में बच्चे कंप्यूटर यूज कर रहे थे तो वो शॉर्ट सर्किट हुआ, वो कंप्यूटर का प्लग उड़ गया और सारी घर की लाइट बंद हो गई। अब मैं घर पे नहीं था तो मैंने बच्चों को कहा, मुलाजमा से कहा कि वो तारे शारे निकाल दो, और मैंने फिर फोन कर दिया एक इलेक्ट्रिशियन को कि घर पहुंच गई, वो मसला हो गया। मुझे खुद नहीं याद रहा ये बच्चों को कहना कि पहले ऊपर ब्रेकर तो चेक कर लो, वो तो नहीं डाउन हो गया। अब वो इलेक्ट्रिशियन अपने काम छोड़ के, बल्कि मैं इन दिनों के बाद में हंस पे गया था। अब मैंने किसी को कहा, फिर उन्होंने किसी को कहा, फिर वहां से बंदा पहुंचा। अब जब बंदा पहुंचा, इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ के पहुंचा होगा तो पता लगा तो ब्रेकर ही डाउन था। तो अगर वो बच्चे ही ब्रेकर ऊपर कर लेते तो बिजली चल जानी थी। तो आप लोग ना जब शोर मचा देते ना ग्रुप के अंदर कि लेक्चर नहीं चल रहा, ये हो गया वो हो गया, तो ग्रुप में तसल्ली मच जाती है। अब उससे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। आप ना आईटी वालों से पूछ के कुछ 2-3 स्टेप्स बेसिक से समझ लें, और अब पहले आप वो बेसिक स्टेप्स अप्लाई कर, क्या पता आपको वो कहें जी कैशे क्लियर कर दें, फिर आपको कहें जी फलानी डिवाइस रीइंस्टॉल कर लें या रीस्टार्ट कर लें। ये 2-3 स्टेप्स आप पहले खुद करके देख लिया करें, उसके बाद ग्रुप के अंदर जो है ना वो मैसेज किया करें। आप पहले ही मैसेज जब ग्रुप में शोर मचा देते हैं तो उससे फिर बाकी लोगों को भी लगता है अच्छा मसला हो रहा है, और मसला हुआ नहीं, हाँ मसला हो रहा है, वो वैसे ही बाकी 2-4 लोग मैसेज छोड़ देते हैं कि हाँ जी मसला हो रहा है, हाँ जी मसला हो रहा है। हाँ, तो इसलिए आप लोग ना पहले खुद से 2-3 स्टेप्स लेके चेक कर लिया करें, उसके बाद कोई इशू हो तो जरूर ग्रुप में कहा करें। और बाकी मैंने कहा कि बेहतरी हो रही है, अभी भी अगले वीक में भी बेहतरी और हो जाएगी, सर्वर और अरेंज किया है तो बेहतरियां हो जाएंगी इंशाल्लाह। बेहतरी की कोशिश हो रही है, बस आप लोग रोला डालने से पहले 2-3 स्टेप्स चेक कर लिया करें, फिर रोला डाला करें। ठीक है जी, लेक्चर 25 डन।